Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 24th of February 2023. तो गाइज आज है तारीख 24 फरवरी 2023 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइवमिंट के भी कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। उसको मिस करोगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है, क्योंकि लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया गया है। पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनना, लास्ट में उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना, जो भी अपना स्कोर आता है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। डेली बेसिस पर बहुत सारे लोग यहाँ पे उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर जाओगे, वहाँ पे दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी जैसे ही लिखोगे आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और वहाँ पर फिर से दीपक यादव एजुकेशन लिखना होगा। 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है। बहुत सारे आर्टिकल्स को हम लोग बहुत क्रिस्प तरीके से डिस्कस करेंगे, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन केवल हमारे एग्जामिनेशन में यूज़ की जा सकती है उतना ही डिस्कस करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, उतनी हमारी ज़रूरत है। दूसरा, एडिटोरियल्स को भी लेंगे, क्योंकि देखो आपको पता है एडिटोरियल्स को और प्लस शॉर्ट न्यूज़ को मैं कवर कर रहा हूँ और लास्ट में आपको टेस्ट के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो डेली बेसिस पर होती रहे। फिर इंडियन एक्सप्रेस के बाद में आपका द हिंदू का वीडियो आता है, तो वहाँ पर भी आपका जो बचा कुचा कॉन्टेंट है वो कवर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिकल बात करता है इंडियन पेंगुलिन के बारे में। ये जो जानवर है ये पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया है। इवन द हिंदू में भी कवर हो चुका है इसके बारे में, बट थोड़ा रेलिवेंट है, काफ़ी सारे लोग वो वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए मैं इस वीडियो में भी इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इंडियन पेंगुलिन बेसिकली आपको ये वाला जो एनिमल है वो देखने को मिलता है। इसके बॉडी पर इस प्रकार से कांटेदार जो स्केल है ना वो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, है ना। अब आगे आते हैं। अच्छा, पहली चीज़ आखिरकार ये न्यूज़ में क्यों है? देखो, हर एक आर्टिकल का जो पैटर्न है ना, उसकी जो खबर है वो आपको ऊपर देखने को मिलेगी, जो न्यूज़ है वो यहाँ पर ये है, उसका जो बैकग्राउंड डेटा है वो सब आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा। तो न्यूज़ क्या निकल कर आती है कि जो इंटरनेशनल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ट्रैफिक। अच्छा, मुझे कितने लोग ट्रैफिक का जो फुल फॉर्म है वो बता सकते हैं? ज़रा नीचे कॉमेंट सेक्शन में ट्रैफिक का फुल फॉर्म बताओ। तो ये जो बॉडी है ना, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट लाया है और रिपोर्ट लाते हुए इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि जो पेंगुलिन्स हैं, इन पेंगुलिन्स की लगातार यहाँ पर जो ट्रेड है, जो व्यापार है, इलीगल तरीके से जो हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। इन्होंने मेंशन किया कि साल 2018 से लेकर साल 2022 के बीच में, इतने कुछ सालों में लगभग 1203 कितने 1203 के आसपास जो पेंगुलिन्स हैं उनका इलीगल तरीके से व्यापार हुआ है भारत के अंदर में, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट आया। ठीक है, अब क्या ये चीज़ एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी? कभी भी नहीं। करना क्या है, हाँ, ये कारण हो चुका है पेंगुलिन के लिए कि हाँ पेंगुलिन न्यूज़ में है। किस वजह से वो आपने समझा, इस वजह से आपको थोड़ा सा पेंगुलिन के बारे में पता होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं इंडियन पेंगुलिन की, तो इंडियन पेंगुलिन को हम लोग थिक टेल्ड पेंगुलिन के नाम से भी जानते हैं, इसको स्केली एंटीएटर के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। देखो, पेंगुलिन्स की ना लगभग 8 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 8 में से यहाँ पर आप कह सकते हो एक प्रजाति है जो प्रॉपरली भारत के अंदर भी देखने को मिलती है। ये एक ऐसा जानवर है, या कह सकते हो एक ऐसा मैमल है जिसकी सबसे ज़्यादा तस्करी की जाती है, सबसे ज़्यादा इलीगल तरीके से व्यापार होता है, पकड़ा जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तस्करी हो रही है वो इसी जानवर की हो रही है। हालांकि इंटरनेशनल जो व्यापार है ना इस जानवर का, वो पूरी तरह से बैन है, आप इंटरनेशनली व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा तस्करी होती हुई नज़र आती है इस पर्टिकुलर एनिमल की। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो साइंटिफिक नेम है मैनिस क्रैसिकॉर्डेटा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? देखो, इंडिया के अंदर तो पाया जाता ही है, और खासकर इंडिया में स्पेशली जो हिमालयस का सदर्न वाला रीजन है वहाँ पर। इंडिया के बाद में बांग्लादेश, सदर्न नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भी यहाँ पर ये पेंगुलिन्स देखने को मिल जाते हैं, तो इनकी लोकेशन ध्यान रखना। अब लोकेशन में कैसे क्वेश्चन बनाए? अगर आप यूपीएससी का इतिहास देखते हो, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हो, तो हमेशा यहाँ पर लोकेशन को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो जानवर है ये केवल इंडिया में पाया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है या सही है? या फिर ये जानवर इंडिया के अलावा कहीं नहीं पाया जाता, मतलब सिमिलर बात है, ऐसे ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, पेंगुलिन जो है ना
इंडिया के साथ साथ कुछ और देशों में भी पाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि जो ये पैंगोलिन है केवल और केवल इंडिया में ही देखने को मिलते हैं और कहीं नहीं पाए जाते, तो ऐसा नहीं है, ये पैंगोलिन्स और भी कई सारे कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, तो ऐसा यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे आते हैं। हैबिटेट की बात करें तो इनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। धीरे धीरे जो जंगल हैं वो कटते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है, लोग यहाँ पर शहरीकरण बढ़ा चुके हैं, लोग जंगलों को काट कर घर बनाते जा रहे हैं। तो अभी के समय पर जो ये जानवर है ना वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ चुके हैं। ये सभी जानवरों के साथ में हो रहा है ये वाली जो सिचुएशन है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। फीचर्स की बात करेंगे तो ये जो पैंगोलिन्स है ना, बाकी जितनी भी प्रजातियाँ इसकी, वो सारी प्रजातियों में बड़े बड़े इस प्रकार से जो कांटे मैंने भी आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे ना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केल्स, वो यहाँ पर स्केल्स इनकी बॉडी पर देखने को मिलते हैं, जो कि एक आर्मर का काम करता है। आर्मर मतलब कवच का काम करता है, इनको बचाने का काम करता है। ये जो बॉडी पर इस प्रकार से दिख रहा है फूलों की तरह, है ना, ये स्केल है, तो इनको यहाँ पर ये आर्मर की तरह एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। जो इंडियन पैंगोलिन आर्मर है, बोला जाता है कि सबसे इफेक्टिव आर्मर है, सबसे इफेक्टिव कवच है और बहुत ज़्यादा शार्प देखने को मिलता है। और ये जो जानवर है ना, ये अपने आप की सुरक्षा इसी आर्मर की मदद से कर लेता है। कैसे? देखो, कभी कभी ये होता है ये जानवर अपने आप को बॉल में बदल लेता है, यानी कि बॉल बन जाता है। कैसे? तो आपने यहाँ पर इस प्रकार से कई बार पिक्चरों वगैरह में या डिस्कवरी चैनल्स पर देखा होगा, ये जो पैंगोलिन है ना, इस प्रकार से अपने आप को ये एक बॉल बना लेता है, ठीक है ना, ताकि यहाँ पर जो एक तरीके से कोई यहाँ पर जानवर आ रहा है इसको खाने के लिए, तो उससे यहाँ पर ये बच सके, अपने आप को डिफेंड कर सके, ऐसा कह सकते हो, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये बॉल भी बन जाता है। प्लस ये जो जानवर एक इंसेक्टिवोर है, यानी कि जो चींटियाँ हैं प्लस और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको यहाँ पर खाने का काम करता है। और इसकी एक और फीचर है वो है नॉक्टर्नल। अब नॉक्टर्नल मतलब क्या होता है कि ये रात में ज़्यादा एक्टिव रहता है ये वाला जानवर, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो कंजर्वेशन स्टेटस में आप देखोगे तो IUCN में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल रखा है, काफ़ी खतरे में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 वाला जो ये एक्ट है, इसको एक्ट में शेड्यूल 1 में इसको रख रखा है, यानी कि इसको हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रखी है। अगर कोई इसका व्यापार वगैरह करता है तो उसको सज़ा है, बहुत बड़ी सज़ा है। देन ऐसे यहाँ पर साइट्स में इसको अपेंडिक्स 1 में कवर कर रखा है, यानी इंटरनेशनल व्यापार इसका बैन है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इसकी तस्करी वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इंडियन पैंगोलिन के बारे में वो, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस खाली इतना ही पढ़कर जाना है। अगर क्वेश्चन आया पैंगोलिन से संबंधित तो इसमें से ही निकल कर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है। अगले आर्टिकल बात करता है शिंकुला टनल के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने द हिंदू के वीडियो में आप लोगों से मैप में ये शिंकुला टनल को देखने के लिए भी बोला था, तो लोकेशन ध्यान रखना कहाँ पर ये टनल है। देखो हुआ क्या है, पहले न्यूज़ क्या है इसको समझते हैं। हाल ही में जो हमारा यूनियन कैबिनेट है ना, इन्होंने एक अप्रूवल दे दिया है कि जो शिंकुला टनल है ना, इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और यहाँ पर एक तरीके से ऑल वेदर कनेक्टिविटी पहुँचाई जाएगी लद्दाख वाले बॉर्डर्स तक। जो लद्दाख वाला रीजन है ना, वहाँ तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी, यानी कि कैसा ही मौसम हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कैसा ही मौसम हो, वो जो कनेक्टिविटी है वो एज इट इज़ बनी रहेगी। आप कैसे ही मौसम में प्रॉपरली उस एरिया से, अपने बॉर्डर वाले एरिया से कनेक्ट रहोगे। और वो कैसे कनेक्ट रहोगे? इस वाले टनल के माध्यम से, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है शिंकुला टनल, ठीक है। अब शिंकुला टनल की बात करेंगे तो इस टनल को कहाँ पे बनाया जाएगा, क्योंकि अभी अप्रूवल दिया है तो इसको बनाया जाएगा लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर। और कहाँ पर? निम्पू पदम दर्चा रोड लिंक, ये यहाँ पर पूरा एक रोड लिंक है, वहीं पर उस रोड लिंक पर इस टनल को बनाया जा रहा है। और ये जो टनल है ना, ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ये जो टनल की लेंथ होने वाली है लगभग 4.1 किलोमीटर की होगी। इसको कौन तैयार करेगा? तो इसके लिए हमारे पास में बॉडी है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको BRO यानी ब्रो के नाम से भी जानते हैं। तो ये यहाँ पर इस टनल को बनाएगा। इसमें जो कॉस्ट लगभग 1681.5 करोड़ की लगने वाली है। इससे क्या होगा, जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, इतना ज़्यादा कोई असर पड़ेगा नहीं, और ऑल वेदर कनेक्टेड रोड रहेगी तो इसका और ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। मैंने आपको बताया एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी लद्दाख वाले बॉर्डर एरियाज़ के साथ में, क्योंकि चाइना के साइड में इतनी टेंशन हमारी बढ़ रही है, बहुत सारे बॉर्डर इश्यूज़ रहते हैं चाइना की साइड से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रॉपर कनेक्टिविटी हमारा बॉर्डर पर होना ज़रूरी भी है, तो उसमें ये हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। प्लस ये जो टनल है, यहाँ पर जो हमारे जवान है ना, वो जवान प्रॉपरली यहाँ पे मूवमेंट कर पाएंगे बहुत आराम से। जो उनके बड़े बड़े वेपन्स हैं, जो भी यहाँ पर टैंकर है, कोई भी हथियार है, तो उसको आराम से यहाँ पर लेकर जाया जा सकेगा इस वाले टनल से, ऐसा यहाँ पर मैंशन किया गया है, ठीक है। हैवी वेपन्स को यहाँ से ले जाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर स्पेशली इस टनल का मकसद है ताकि हम लद्दाख के बॉर्डर वाले एरिया से कनेक्ट हो सकें, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं।
अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। एनईएफटी और आरटीजीएस आपने कई बार सुना होगा। आप जब कोई भी ना जो स्टैटिक बुक है इकोनॉमी की वो भी पढ़ोगे तो वहाँ पे एनईएफटी आरटीजीएस के बारे में आपको पता चलेगा जब आप बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में समझते हो। तो अभी ना ये दोनों टर्म्स चर्चा में है। वैसे फुल फॉर्म क्या होती है? एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र और आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है दोनों के बीच का फ़र्क? बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। काफ़ी सारे लोग कॉमर्स वाले बैकग्राउंड से होंगे जिन्होंने यहाँ पर अपने स्कूल में लगभग यहाँ पे 11-12 में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, है ना। कई बार यहाँ पर इसको लेकर क्वेश्चन बन जाता है। तो अच्छा, पहले चीज़ तो ये न्यूज़ में क्यों है, खबर में क्यों है? क्योंकि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने हाल ही में एनईएफटी और आरटीजीएस जो ये सिस्टम है इसके अंदर कुछ बदलाव करे हैं, ठीक है ना। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है ना, बाहर से जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो सब हम लोग एक एक्ट के माध्यम से रेगुलेट करते हैं जिसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन होता है ना, उसी को लेकर यहाँ पे आरबीआई ने चेंजेस कर दिए हैं एनईएफटी और आरटीजीएस में। और मैं आपको बता दूं, एनईएफटी और आरटीजीएस कुछ नहीं है, बस ऐसा सिस्टम है जो कि पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। दोनों ही तरीके से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, बट थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। जैसे कुछ लिमिट क्या हो गया, और क्या कह सकते हो कि यहाँ पर कुछ समय का भी डिफरेंस होता है। किसी में जल्दी पेमेंट हो जाती है, किसी में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी वो डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग एनईएफटी के बारे में समझेंगे, फिर आरटीजीएस के बारे में समझेंगे। जब बात करते हैं एनईएफटी की, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के नाम से इसको जानते हैं। अब नाम से पता चल गया है कि हाँ, जो ये फंड्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने का काम करता है और ऑनलाइन यहाँ पे आप अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ज़्यादातर जो इंडियन बैंक्स, आप बैंक कभी गए हो या आप लोगों ने करवाया भी होगा या आपके आसपास में कभी आपने सुना होगा कि इतना पैसा मुझे एनईएफटी करना है, तो बहुत से जो इंडियन बैंक्स हैं ना, वो इस एनईएफटी फ़ीचर को प्रोवाइड भी करवाते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, सभी जगह पर ये फीचर अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से आप कह सकते हो, आपका यहाँ पर एक बैंक अकाउंट में, एक बैंक में आपका अकाउंट है और समझो आप कह सकते हो दूसरे पर्सन का कोई दूसरा बैंक ब्रांच है, तो आप उसमें भी यहाँ पर पैसा आराम से ट्रांसफ़र कर पाओगे इस एनईएफटी पेमेंट सिस्टम के माध्यम से। जो भी ट्रांजैक्शन किया जाता है एनईएफटी से वो रियल टाइम में नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली सवाल आएगा, अगर आया तो इसी पॉइंट से आएगा, अगर सवाल आया तो ये गारंटी है, ध्यान रखना, क्योंकि यही एक मेजर डिफरेंस है एनईएफटी और आरटीजीएस के बीच में। आरटीजीएस में क्या होता है ना, जो पेमेंट है वो रियल टाइम में हो जाता है, लेकिन एनईएफटी में पेमेंट रियल टाइम में नहीं होता। रियल टाइम मतलब एक्चुअल टाइम, ठीक है ना। जैसे आरटीजीएस में सपोज आपने 10 बजे पेमेंट किया तो 10 बजे यहाँ पर दूसरे के अकाउंट में पहुँच गया, वो एक्चुअल टाइम हो गया। एनईएफटी में बहुत समय लग जाता है, कभी 24 घंटे, कभी और कम भी, कभी कभी और भी टाइम लग जाता है कुछ इशूज़ की वजह से, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, एनईएफटी का जो ट्रांजैक्शन होता है वो रियल टाइम में नहीं होता है। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो जो भी आप पेमेंट एनईएफटी से करते हो ना, उसमें कुछ समय लगता है, कुछ समय बाद वो ट्रांसफ़र हो सकता है। बाकी एनईएफटी का ट्रांजैक्शन आप कभी भी कर सकते हो, मतलब एनईएफटी का जो यूज़ है ना वो 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो, कभी भी आप पैसे को ट्रांजैक्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ देर बाद वो पैसा पहुँचेगा। अब क्वेश्चन यह है कि इसकी लिमिट क्या है। तो लिमिट में आप देखोगे मिनिमम 1 रुपया, मिनिमम आप 1 रुपया का भी एनईएफटी करवा सकते हो। किसी के बैंक अकाउंट में 1 रुपया भेजना है तो उसकी एनईएफटी भी हो सकती है। अच्छा, मैक्सिमम कितना करवा सकते हो? मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, करोड़ों रुपया भी आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। और जो मनी ट्रांसफ़र होता है इसमें यहाँ पर कोई भी एडिशनल ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगती है, क्योंकि होता नहीं है कभी कभी हम लोग, जैसे आरटीजीएस में क्या होता है ना, जो आप पर ट्रांजैक्शन करते हो उसके हिसाब से कॉस्ट चार्ज कर लेते हैं कभी कभी बहुत सारे बैंक्स। तो यहाँ पर जो एनईएफटी है वो कोई भी ऐसी एडिशनल ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं चार्ज करता है। तो एनईएफटी के बारे में सारी बात समझ में आ गई। अब बात आती है आरटीजीएस के बारे में। आरटीजीएस की फुल फॉर्म बता ही चुका हूँ, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है। ये भी यहाँ पर एक पेमेंट मोड है जहाँ पर जो हम मनी है वो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते तो हैं, लेकिन ये पैसा रियल टाइम में ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था। मतलब हाथों हाथ जिस समय पर भेजा उस समय पर दूसरे वाले व्यक्ति के अकाउंट में वो पैसा पहुंच जाएगा, विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के। और प्लस यहाँ पे देखोगे कि जो लोग हैं वो आजकल आरटीजीएस का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा या एनईएफटी का, तो आरटीजीएस का ज़्यादा यूज़ होता है। ज़्यादातर आरटीजीएस का यहाँ पर लोग यूज़ करते हैं क्योंकि उनको तुरंत ट्रांसफ़र चाहिए होता है। एनईएफटी में कभी ज़्यादा देर के लिए अटक गया कुछ इश्यूज़ की वजह से, तो फिर वहाँ पर उनको वापस से बैंक के चक्कर मारने पड़ते हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, जो बैंकिंग मेथड है ना, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो आरटीजीएस एक फास्टेस्ट पॉसिबल तरीका है। सबसे तेज़ी से अगर आपको किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आरटीजीएस कर सकते हो। लेकिन पता है आरटीजीएस में एक प्रॉब्लम है,
अभी मैंने आपको एनईएफटी में क्या बताया था, एनईएफटी में आप मिनिमम 1 रुपया भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन आरटीजीएस में पता है मिनिमम 2 लाख रुपए चाहिए होंगे मिनिमम। अगर 2 लाख रुपए हैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, कम से कम 2 लाख रुपए तो आप ट्रांसफ़र करोगे। अपर लिमिट कोई नहीं है। अपर लिमिट कभी कभी किसी किसी बैंक में वैरी करती है, बट अपर लिमिट ऐसी कोई होती नहीं है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, आरटीजीएस ना ट्रांजैक्शन जो होता है ये भी आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो, बट कुछ कुछ जो बैंक्स होते हैं ना वो आरटीजीएस पे चार्ज करने लगते हैं, पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज काट लिया जाता है। ठीक है ना। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना वो अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। आपको एनईएफटी और आरटीजीएस का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका है। ज़िंदगी भर याद रखोगे ना। चलो आगे आता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ना हमारा जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। कल हमने अपने द हिंदू के वीडियो में मोहिनीअट्टम डांस के बारे में समझा था। आज हम लोग बात करेंगे यक्षगना के बारे में। यक्षगना भी अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो न्यूज़ क्या है पहले हम इसको समझते हैं। रिसेंटली क्या हुआ, हमारे पीएम मोदी ने अपने जो दुख है ना वो प्रकट करे हैं। किसके लिए, तो हमारे लिए हमारे पास में एक यक्षगना प्लेबैक सिंगर थी जिनका नाम है श्री बलेपा नारायण भागवत। तो ये जो यक्षगना प्लेबैक सिंगर है ना, इनके मृत्यु पर यहाँ पर जो दुख है वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने प्रकट किए हैं। इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। यानी ये जो खासकर डांस फॉर्म है इसको कह सकते हो, इसमें डांस म्यूज़िक सॉन्ग तीनों ही चीज़ें होती हैं, तीनों का ही मिक्सचर है, तो ये चर्चा में है। तो यक्षगना क्या है आओ चलो डिस्कस करते हैं। यक्षगना बेसिकली एक ट्रेडिशनल फोल्क डांस फॉर्म है। एक डांस फॉर्म है जो खासकर कहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कर्नाटका के अंदर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछा गया है तो डांस फॉर्म की लोकेशन को लेकर पूछा गया है। जैसे मोहिनीअट्टम को लेकर जो क्वेश्चन पूछा था उसकी लोकेशन को लेकर। अच्छा मोहिनीअट्टम कौन से स्टेट का डांस है, ज़रा नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो वैसे ही यक्षगना यहाँ पर कर्नाटका के कोस्टल रीजन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। यक्षगना में क्या होता है ना, ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है, यानी कि यहाँ पर डांस म्यूज़िक सॉन्ग ये तीनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, प्लस काफ़ी कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होते हैं, कुछ डायलॉग्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। स्टार्टिंग में पुराने ज़माने में जब इस डांस को परफॉर्म किया जाता था, इस फोल्क डांस को परफॉर्म किया जाता था, तो ज़्यादातर जो मेल हैं, जो मैन हैं, जो पुरुष हैं, वही यहाँ पर सारे रोल्स प्ले किया करते थे। बट अब धीरे धीरे ना आज के समय में कह सकते हो जो फीमेल हैं उनका पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो एक ग्रुप होता है इसमें लगभग 15 से 20 एक्टर्स होते हैं और साथ ही साथ में एक भागवत भी होते हैं। अब एक भागवत कौन होते हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो मेन स्टोरी टेलर होते हैं, यानी कि पूरी स्टोरी को ये समझाते हैं और बाकी सारे एक्टर्स क्या करते हैं उसको प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या क्या इसमें प्ले किया जाता है, क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो देखो ध्यान रखना यहाँ पर जितनी भी परफॉर्मेंस होती है ना उसका मेजर फोकस होता है स्टोरीज़ के ऊपर में, स्टोरी को यहाँ पर दिखाना। और स्टोरी कहाँ से दिखाना, जो हिंदू एपिक्स हैं, जो महाकाव्य हैं, रामायण है, महाभारत है, तो यहाँ की कुछ स्टोरीज़ को दिखाया जाता है। कुछ एक्टर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक व्यक्ति यहाँ पर उसको बता रहे होते हैं, स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे कुछ म्यूज़िक वगैरह भी पीछे चल रहा होता है, आप ऐसा कह सकते हो। तो यहाँ पे टैलेंटेड आर्टिस्ट भी हो गए, हमारे स्टोरी टेलर भी हो गए, सिंगर भी हो गए, म्यूज़िक भी बज रहा है। प्लस म्यूज़िक में हम लोग बहुत सारे अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि जो ड्रम्स होते हैं ना उनका यूज़ किया जाता है, हारमोनियम का यूज़ किया जाता है, मडल, ताला, है ना। उसके बाद में यहाँ पर फ्लूट वगैरह यानी बांसुरी वगैरह का भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। और यक्षगना में अगर हम लोग ड्रेस देखते हैं तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे वो ड्रेस देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा एलोबरेटेड ड्रेस है, बड़े साइज़ का यहाँ पर जो मुकुट है, हेडगियर है, वो यहाँ पर पहना हुआ है। प्लस जो फेस है वो पूरी तरह से कलर्ड है। ये आपने देखा जो कॉस्ट्यूम बॉडी पर आपको दिख रहा है ना, पूरी तरह से बहुत ज़्यादा एलोबरेटेड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, स्ट्रक्चर्स हैं। देन उसके बाद में पैर में भी इस प्रकार से जैसे घुंघरू होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर इन्होंने जो म्यूज़िकल बीड्स हैं वो पहनी हुई हैं। ठीक है, ऐसा आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा जो कॉस्ट्यूम है ये है यक्षगना का। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में। तो अभी एनजीटी रिसेंटली चर्चा में था, सोचा था द हिंदू में कवर कर दूं, बट ये चीज़ें मैं वहाँ पे कवर करता ही रहता हूँ रेगुलर बेसिस पर। यहाँ पर बहुत मुश्किल से कवर कर पाता हूँ, बट आज यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं एनजीटी के बारे में। इस बॉडी के बारे में हाथों हाथ लिख कर रख लेना। क्या होता है ना, ये बॉडी अक्सर चर्चा में रहती है, हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में इस बॉडी के बारे में चर्चा की गई होती है। तो हुआ क्या है, पहले अभी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से मैं इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहा हूँ। कारण ये है कि जो ये बॉडी है ना, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इन्होंने हाल ही में दिल्ली सरकार के ऊपर में लगभग 2232 करोड़ का फाइन चार्ज किया है। अच्छा, क्यों फाइन चार्ज किया है? क्योंकि यहाँ पे हमारे एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है और दिल्ली की सरकार सॉलिड और लिक्विड जो वेस्ट है उसके मैनेजमेंट को लेकर कोई भी प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है, जिससे एनवायरमेंट के ऊपर और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। उसी वजह से नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ये फाइन चार्ज किया है।
और मैं आपको बता दूं वही मोटा मोटा कि जो एनजीटी है ना, इसका मेन काम ही है क्या कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, हमारा जो एनवायरमेंट है उसकी सुरक्षा करने का ये काम करता है। तो आओ थोड़ा और डिटेल से लेकर चलता हूँ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बनाया गया था एक एक्ट के माध्यम से। उस एक्ट का नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसका जो मेन ऑफिस है ना, मेन जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। बाकी कुछ और छोटे छोटे ब्रांचेस भी हैं, जैसे कि भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में भी कुछ छोटे छोटे ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाते हैं। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर कोई आपके पास में कंप्लेंट है एनवायरमेंट को लेकर, कोई प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पे कंप्लेंट, अपनी जो अपील है वो फाइल कर सकते हो। और उस अपील को यहाँ पर 6 महीने के अंदर अंदर इस बॉडी को निपटाना होता है, उसकी सुनवाई करनी होती है। ठीक है। बाकी एनजीटी का कॉम्पोजिशन क्या है, यानी इसमें कौन कौन कितने कितने लोग होते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहाँ पर ध्यान रखना। ये जो ट्राइब्यूनल है ना, इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं। प्लस ये जितने भी लोग होते हैं उनका 5 साल का टेन्योर होता है, 5 साल तक वो सर्व कर सकते हैं। और 5 साल का जब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा ना, तो इनको दोबारा से रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरा, जो इसके मेन चेयरपर्सन होते हैं इस बॉडी के, उन चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कौन अपॉइंट करता है? हमारी केंद्र सरकार ही यहाँ पर उसको अपॉइंट करती है। ठीक है। हालांकि केंद्र सरकार भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, उसके बाद जाकर चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं। बाकी जो यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी है ना, सिलेक्शन कमेटी को हमारी केंद्र सरकार बनाती है और इस सिलेक्शन कमेटी का काम है चेयरपर्सन के अलावा बाकी जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स का चयन करना, उनको अपॉइंट करने का काम यहाँ पर ये हमारी कमेटी करती है। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला गया कि जो ये मेंबर्स है ना, एटलीस्ट यहाँ पर 10 और मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए और एक्सपर्ट मेंबर्स होने चाहिए पूरे ट्राइब्यूनल के अंदर में। इनके पास में पावर्स क्या है? तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देने की, हमारे जंगलों को प्रोटेक्शन देने की, नेचुरल रिसोर्सेज की सुरक्षा करने की जो पावर्स हैं वो एनजीटी के पास में देखने को मिलती है। प्लस इनके पास में एक अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी है। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे एनजीटी में भी, यहाँ पे एनजीटी से कोई मतलब न्याय नहीं मिला किसी को, तो अपील करनी हो तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन में यहाँ पर वो अपील कर सकते हैं। जैसा कोर्ट के अंदर सब कुछ होता है ना, वैसे यहाँ पर अपील की जा सकती है। ये जो ट्राइब्यूनल है इसको रूल्स एंड रेगुलेशन में कवर किया गया है, बट यहाँ पर इनको थोड़ी बहुत चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। और रूल्स एंड रेगुलेशंस की सबसे बड़ी बात आप कह सकते हो ना, एक हमारे पास में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908। इसके अकॉर्डिंग ट्राइब्यूनल काम तो करता है, बट यहाँ पर उसकी बात माने ना माने, वो इनके पास में पावर्स हैं कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो एनजीटी के बारे में मे बी हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ही ली हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के साथ साथ हम लोग कुछ अवार्ड्स के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। रेलिवेंट आर्टिकल है, खासकर जीएस पेपर 1 में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। पहले 3-4 बार अवार्ड को लेकर यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। तो यहाँ पर जो पर्सन है जिनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, ये पुरस्कार का नाम है जो अभी अवार्ड चर्चा में है। तो अभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी जो है ना, इन्हीं के नाम के ऊपर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। ठीक है। तो आओ डिस्कस करते हैं आखिरकार क्यों है चर्चा में। तो हाल ही में जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं, इन्होंने यहाँ पर इस पुरस्कार को अभी प्रेजेंट किया है न्यू दिल्ली में, इस वजह से यहाँ पर ये पुरस्कार चर्चा में है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार क्या है? ये यहाँ पर जो पुरस्कार है ना, ये कुछ आर्टिस्ट को दिया जाता है, कुछ ऐसे कलाकार जिनकी जो उम्र है वो 40 साल की हो। प्लस यहाँ पर इस पुरस्कार को लाया गया था साल 2006 में। अभी दिया किस जाता है, मतलब कौन से कलाकार को, कौन से आर्टिस्ट को दिया जाता है? ये जो म्यूजिक में परफेक्ट हो, डांस में परफेक्ट हो, ड्रामे में परफेक्ट हो, उन आर्टिस्ट के लिए यहाँ पर ये जो पुरस्कार है इसको लाया गया है। ये जो अवार्ड है इसको प्रेजेंट कौन करता है? तो प्रेजेंट करने के लिए जो हमारा एक अकेडमी है जिसका नाम है संगीत नाटक अकेडमी, वो इस अवार्ड को प्रेजेंट करती है। इस अवार्ड में क्या दिया जाता है? 25,000 रुपये प्लस एक अंग वस्त्रम दिया जाता है, प्लस एक प्लेट वगैरह मिलती है जिसके ऊपर नाम वगैरह लिखा हुआ होता है। नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यहाँ पर इस पूरे के पूरे अवार्ड को हैंडल करती है, बट प्रेजेंट कौन करता है? तो प्रेजेंट करता है हमारा संगीत नाटक अकेडमी, ध्यान रखना। ठीक है। अब थोड़ा सा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के नाम के ऊपर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। देखो ये ना एक सबसे फेमस शहनाई म्यूजिशियन थे। शहनाई आपने देखा होगा, शायद मैं पिक्चर जो लेकर आया हूँ उसमें, हाँ इसी को बोलते हैं शहनाई। तो शहनाई बजाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थे, शहनाई म्यूजिशियन जाने जाते हैं, बहुत फेमस थे। प्लस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहले रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर परफॉर्मेंस किया था। जो पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था ना 1950 में, तब इन्होंने सबसे पहली बार परफॉर्म किया था। प्लस ये पहले भारतीय नागरिक बने जिनको इनवाइट किया गया था अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए। ठीक है ना, तो इस वजह से भी ये व्यक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस संगीत नाटक अकेडमी के कुछ की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि एट द लास्ट ये जो अवार्ड है ना,
वो यही बॉडी प्रेजेंट करती है। तो संगीत नाटक अकेडमी इंडिया का एक नेशनल अकेडमी है। किस चीज़ का? म्यूज़िक, डांस और ड्रामा की यहाँ पर ये पूरी अकेडमी है। इस बॉडी को यहाँ पर बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रिजोल्यूशन से, यहाँ पर ध्यान में रखना, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का काफ़ी बड़ा रोल है। प्लस इसके जो चेयरमैन हैं, वो सबसे पहले जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर पीवी राजमन्नर इसके फर्स्ट चेयरमैन देखने को मिला करते हैं। प्लस जो संगीत नाटक अकेडमी है ना, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। क्या है? एक ऑटोनॉमस बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो कि अपने हिसाब से काफ़ी सारे जो डिसीजंस वगैरह वो ले सकती है। बाकी बॉडी चलती कैसे, इसको पैसा वगैरह कौन देता? तो सरकार की साइड से यहाँ पर इसको प्रॉपरली फंडिंग वगैरह मिलती है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है फाइंडर डिवाइस के बारे में। तो आपको यहाँ पर जो डिवाइस दिख रहा है ना, इसी का नाम है फाइंडर डिवाइस। तो न्यूज़ क्या है? रिसेंटली नासा, ध्यान रखना, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसको हम लोग बोलते हैं नासा। तो नासा ने यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, और वो टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है? वो आप कह सकते हो कि ज़मीन के अंदर कोई डिजास्टर है, मान लो कोई भूकंप आया तो यहाँ पे कुछ बिल्डिंगें गिर गई। जैसे टर्की में रिसेंटली भूकंप आया था, तो भूकंप आया, बिल्डिंग गिर गई, मलबा गिर गया। अब मलबे के नीचे मान लो कोई डेड बॉडी दबी हुई है, तो उसको कैसे पता लगाया जा सके? क्योंकि इतना सारा मलबा गिर चुका है, डेड बॉडीज़ कितनी ही दबी होंगी कुछ नहीं पता, पूरी बिल्डिंग गिर चुकी है कई मंजिलों की। तो उस डेड बॉडीज़ को भी यहाँ पर पता लगाने का काम करेगा ये जो फाइंडर डिवाइस है ये। ठीक है, तो नासा ने यहाँ पर इस प्रकार का जो डिवाइस है वो डेवलप कर लिया है। तो जो डिवाइस है इसको नाम दिया गया है फाइंडर। फुल फॉर्म है फाइंडिंग इंडिविजुअल्स फॉर डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। नाम से ही पता चल गया होगा। ये माइक्रोवेव रडार सेंसर्स का इस्तेमाल करेगा, और खासकर यहाँ पर जो भी इंसान मलबे के अंदर दब गया होगा, जिंदा होगा, उसकी हार्ट बीट वगैरह को तुरंत डिटेक्ट कर लेगा। जिंदा होगा ना तो उसकी हार्ट बीट चल रही होगी, तुरंत डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद में हम वहाँ पे खुदाई करके उस इंसान को, मलबे को हटा वगैरह के उस इंसान को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों की जान बचाने के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा फाइंडर डिवाइस। तो इसमें छोटी सी बात है, हार्ट बीट्स को यहाँ पर ये ट्रैक करने का काम करेगा। ठीक है, बाकी आते हैं हम लोग अब एक एडिटोरियल की तरफ। अब जो एडिटोरियल है ये बात करता है स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में। अब देखो, स्पेशल मैरिज एक्ट पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया है, तो मैं यहीं पर सारी चीज़ें क्लियर करूँगा आपको, और फिर उसके बाद में इसके ऊपर आने वाले समय पर मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, क्योंकि एक अच्छा आर्टिकल है, इसके ऊपर आपसे मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो न्यूज़ क्या है? हाल ही में एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिन्होंने यहाँ पर शादी की है, और वो जो शादी है ना वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत की है। अब वो एक्टर यहाँ पर, ये एक्ट्रेस जो है ना वो ये देखने को मिलेंगी, नाम मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पे यही फ़ोटो मुझे मिला है क्योंकि ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल आया था। पूरा आर्टिकल आप देख पाओगे, स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर ये है, एक्सप्लेन सेक्शन पर पूरा आर्टिकल है। तो पूरे स्पेशल मैरिज एक्ट को यहाँ पर समझाया गया है। तो ये यहाँ पर एक्ट्रेस हैं, ठीक है ना, तो जिन्होंने यहाँ पर ही शादी की है, इनके हस्बैंड है बस, और ये नाम मुझे नहीं पता है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने नाम सर्च नहीं किया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में। तो स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है? क्योंकि ये हमारी काम की चीज़ है, एग्जामिनेशन में नाम नहीं पूछा जा रहा है, बट ये चीज़ हमारे ज़्यादा काम की है, ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को पास किया गया था पार्लियामेंट के थ्रू अक्टूबर 1954 में। आप देख पा रहे होंगे इसके आगे 1954 लगा हुई है। दूसरी बात क्या है, अभी जो शादियां होती हैं, जैसे मान लो हमारे देश में अलग अलग रिलीजन जो है ना वो सब लोग साथ में रह रहे हैं, यही एक सेकुलरिज्म है, और सब लोगों के अंदर में, मतलब सभी रिलीजन में जो शादी है प्लस डाइवोर्स है या और भी बहुत सारे मैटर्स हैं, वो सब अपने अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मैरिज हो गई, डाइवोर्स हो गया, एडॉप्शन हो गया, तो अलग अलग रिलीजन में इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं ना वो अलग अलग कानून के माध्यम से हो रही हैं। जैसे मुस्लिम की जो शादी हो रही है तो वो मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954 के तहत हो रही है, हिंदू की शादी हो रही है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत हो रही है। ऐसे और भी रिलीजन के लिए अलग अलग एक्ट्स हैं, तो उनकी शादियां इसी एक्ट के माध्यम से की जाती है। लेकिन ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ना, ये वाकई में स्पेशल है, ये अलग है। ये स्पेशल मैरिज एक्ट क्या करता है, ये शादी करवाता है इंटरफेथ और इंटरकास्ट कपल्स की, है ना। कोई दो व्यक्ति अलग अलग रिलीजन के हैं या कोई दो व्यक्ति अलग अलग कास्ट के हैं, तो उनकी शादी करवाता है स्पेशल मैरिज एक्ट। वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं, ठीक है ना। उनको कोई रिलीजियस आइडेंटिटी में कवर नहीं किया जाता है, और कह सकते हो कि उनका जो शादी है वो करवा दी जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कौन कौन व्यक्ति शादी कर सकता है। तो इस एक्ट के तहत अगर हम बात करें तो सभी फेथ के लोग यहाँ पे शादी कर सकते हैं, चाहे वो हिंदूज हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जैन्स हो, बुद्धिस्ट हो। अगर ये अपने एक्ट के हिसाब से करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बट अगर अपने रिलीजन से बाहर किसी दूसरे रिलीजन में या दूसरे कास्ट में शादी करनी है तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट का यहाँ पर यूज़ करना होगा। इस एक्ट के तहत किया जा सकती है। जो मिनिमम एज है ना,
यहाँ पर शादी करने की इस स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में, वो मेल के लिए है 21, यानी पुरुष की तो 21 साल होनी चाहिए मिनिमम, और फीमेल के लिए 18 होनी चाहिए। ये बात बताई गई जो नॉर्मल चलती है जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कह सकते हो ये जो एक्ट है ना, ये सेकुलरिज्म के हिसाब से यहाँ पर चल रहा है। सेकुलरिज्म इसको यहाँ पे प्रमोट करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। अब सपोज मान लो एक परिवार था, अनडिवाइडेड परिवार था, सब साथ में रह रहे थे। अब उस परिवार से किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया, जो ये स्पेशल मैरिज एक्ट है ना, इसके तहत यहाँ पर शादी कर ली है। अब इसके तहत यहाँ पे शादी कर लिया तो यहाँ पर क्या होगा, उसको परिवार से अलग होना पड़ेगा, ऐसा कह सकते हो, या आने वाले समय पर और प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं। जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, परिवार वाले चाहे प्रॉपर्टी दें या ना दें, ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, इन राइट्स के ऊपर भी, उसके जो ये हक है उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, इस स्पेशल मैरिज एक्ट की वजह से बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे ना, इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के अंदर में शादी करना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि इस एक्ट का जो सेक्शन 5 है ना, इसको लेकर पिछले साल बहुत बवाल मचा था। लोगों की डिमांड इस सेक्शन 5 को ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा, ऐसा है क्या? देखो इस एक्ट में जो सेक्शन 5 है वो क्या बोलता है कि जब भी शादी हो रही होती है ना, तो क्या होगा, एक मैरिज ऑफिसर का होना ज़रूरी है। क्या होगा, जब आप शादी कर रहे होंगे तो जो दोनों तरफ की पार्टीज है जो शादी कर रही हैं, उनको एक नोटिस लिखित में देना होगा हमारे डिस्ट्रिक्ट के मैरिज ऑफिसर को। उस मैरिज ऑफिसर को वो नोटिस जाएगा, और शादी से पहले, शादी होने से पहले, पूरा शादी संपन्न होने से पहले आप कह सकते हो, जो ये पार्टीज़ है ना, इन दोनों पार्टीज़ की साइड्स में से लगभग 3 विटनेस आने चाहिए, 3 सबूत यहाँ पे आके देना, जो सामने खड़े हों, जो कि इन शादी को सपोर्ट कर रहे हों, है ना। 3 विटनेस होने चाहिए जो कि यहाँ पर साइन कर सकें, शादी से पहले पहले यहाँ पर इस चीज़ को डिक्लेरेशन दे सकें। और जैसे वो डिक्लेरेशन एक्सेप्ट हो जाता है ना, जो ये पार्टीज़ हैं, इनको सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज दे दिया जाएगा। वेट, अभी भी शादी नहीं हुई है, ठीक है, अभी भी शादी नहीं हुई है। जैसे डिक्लेरेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, इनको सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज दे दिया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं शादी का एक प्रूफ की तरह देखने को मिल सकता है, शादी के एक प्रूफ की तरह देखा जा सकता है। लेकिन सेक्शन 6, अच्छा मैंने सेक्शन 5 बोल दिया था ना अभी, जिसको लेकर बवाल हुआ है, नहीं सेक्शन 5 नहीं, जो बवाल मचा है वो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 को लेकर बवाल मचा है। क्यों? अब सेक्शन 6 यहाँ पर इस एक्ट का ये बोलता है कि जो इनको नोटिस दिया गया है ना, और उस मतलब पूरा शादी का जो नोटिस वगैरह है, वो सब यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड पर पब्लिक में लगा दिया जाएगा। पब्लिक में जो कॉन्स्पिशियस प्लेस होगी वहाँ पर इसको पब्लिश कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस शादी के खिलाफ यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाना चाहता है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर उसको टाइम दिया गया है, ऑब्जेक्शन उठा सकता है। पब्लिकली यहाँ पे उस नोटिस को अवेलेबल करवा दिया गया है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे उस शादी के प्रति ऑब्जेक्शन को दिखा सकता है। और ध्यान रखना, सेक्शन 7 क्या बोलता है फिर? सेक्शन 7 ये बोलता है कि अगर मान लो किसी ने ऑब्जेक्शन दिखा दिया, वैसे होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन अगर मान लो किसी केस में यहाँ पर कोई आ गया व्यक्ति जो शादी करने से मना कर रहा है, ऑब्जेक्शन दिखा दिया, तो पहले यहाँ पे शादी को संपन्न करने से पहले पहले इस मैटर को सॉल्व करना पड़ेगा। इन पार्टीज़ को इस मैटर को सॉल्व करेंगे, उस ऑब्जेक्शन को खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर शादी हो पाएगी, आप ऐसा कह सकते हो। तो यही यहाँ पर ना स्पेशल मैरिज एक्ट का ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी है। इसकी आलोचना इसी वजह से होती है कि ये कहीं ना कहीं चॉइस नहीं देता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं देता है। यहाँ पे बहुत सारा इंटरफेरेंस होता है बड़े बड़े लोगों का, है ना। ज़बरदस्ती यहाँ पर इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो जिनकी मर्जी वो हिसाब से अपने हिसाब से शादी कर, अपने पसंद से शादी कर रहे हैं, तो उसमें इंटरफेरेंस होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से काफ़ी बार जो इस एक्ट के अंदर शादी करते हैं उनको यही प्रॉब्लम्स होती हैं इस पर्टिकुलर स्पेशल मैरिज एक्ट के इन सेक्शंस से। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। बाकी एक और छोटा सा आर्टिकल शायद हम लोगों ने स्किप कर दिया है, आगे पीछे कहीं है, मुझे ऐसा याद आ रहा है, क्योंकि आर्टिकल थोड़े ज़्यादा थे। एक और था, तो एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, मुझे लग ही रहा था एक आर्टिकल और है, चलो फटाफट इसको भी डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग अपने क्वेश्चंस को लेंगे। ये आर्टिकल बात करता है वायुलिंक प्लेटफॉर्म के बारे में। अब वायुलिंक प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत सिंपल सी बात है, बहुत छोटा सा आर्टिकल आया है। पहली चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है कि जो इंडियन एयरफोर्स है ना, इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में ये खुद से, ये जो प्लेटफॉर्म है खुद से बनाया, जिसका नाम है वायुलिंक प्लेटफॉर्म, ये खुद से बनाया गया है। इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा एयरक्राफ्ट के अंदर जो पायलट बैठा होगा ना, वो जो पायलट है ना, वो कम्युनिकेट कर पाएगा, बातचीत कर पाएगा हमारे बेस स्टेशन से। देखो एक होता है मेन बेस स्टेशन, और वहाँ पे जो हमारा एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, उस एयरक्राफ्ट के अंदर जो पायलट बैठा है ना, वो उस बेस स्टेशन से कनेक्ट रहता है, वो उसके साथ में कम्युनिकेट करता रहता है, बातचीत करता रहता है। अब इस बातचीत को बीच बीच में कभी कभी ये जैम होने लगती है, रुकने लगती है, बहुत प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो जो वायुलिंक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कम्युनिकेशन करने में जो पायलट है वो अपने बेस स्टेशन पे आराम से कम्युनिकेट कर पाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन होगा, ऐसा बोला गया। तो इस पूरे प्लेटफॉर्म को डेवलप करने वाली बॉडी है इंडियन एयरफोर्स, ध्यान रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
प्लस ये काम कैसे करेगा, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये सैटेलाइट का यूज़ करेगा और खासकर इंडियन रीजनल नेविगेट सैटेलाइट सिस्टम का यूज़ करने वाला है, जिससे यहाँ पर कुछ रेडियो कम्युनिकेशन भेजे जाएंगे हमारे बेस स्टेशन के पास जब जब सिग्नल्स लो होंगे, ठीक है ना। तब तब ये क्या करेगा, अपनी जो कनेक्टिविटी है वो बेस स्टेशन के साथ में बनाए रखेगा। प्लस जो भी बातचीत होगी, हो सकता है जो बातचीत कर रहे हैं हमारे पायलट बेस स्टेशन में वो बात ट्रैक कर ली जाए, हैक कर ली जाए, तो उसको भी सिक्योर करने की पावर यहाँ पर इस वायुलिंक प्लेटफॉर्म में है। तो वायुलिंक प्लेटफॉर्म के क्या क्या फ़ायदे हैं मैंने आपको बता दिया। ये हमारी पायलट्स की बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, प्लस ये टीमिंग अप करने में, लोगों को इकट्ठा करने, मतलब जो हमारे आसपास के एयरक्राफ्ट हैं उनको साथ में आने में मदद कर सकता है। प्लस ये मदद करेगा ताकि जो फ्रेंडली फोर्सेस जो प्रेजेंट है उनके बारे में जानने के लिए, है ना, कोई फ्रेंडली फोर्सेस प्रेजेंट होगा, कोई दूसरा यहाँ पर एयरक्राफ्ट प्रेजेंट होगा, है ना, तो उसके बारे में जानने के लिए। प्लस यहाँ पर जो वेदर है, जो मौसम है ना, उसको लेकर भी जो सारा डेटा है वो पायलट्स को मिल जाएगा। तो ये आप कह सकते हो ये सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं वो हैं वायुलिंक प्लेटफॉर्म के, ठीक है ना, जो कि क्या करेगा, पायलट को बेस स्टेशन के साथ में प्रॉपरली कनेक्ट करेगा, कोई भी इश्यूज़ कनेक्टिविटी में नहीं आने देगा। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। आई होप गाइज आपको मज़ा आ चुका होगा, और जो एडिटोरियल था स्पेशल मैरिज एक्ट वाला वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नाउ समय आता है प्रीलिम्स रैपिड फायर सीरीज़ का। चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, जो भी आपने सीखा है पूरे वीडियो में उसको टेस्ट करने का समय है। पहले मैं स्टार्टिंग में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बताता हुआ चलूँगा, फिर लास्ट में आप क्या करना, पहले तो सारे आंसर दे देना और लिख लेना, फिर लास्ट में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दूंगा, उससे रीचेक करना और देखना कितने सही हैं कितने गलत हैं, और फिर उसके बाद में अपना जो स्कोर है वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना, और धीरे धीरे आपके अंदर इसी प्रकार से इंप्रूवमेंट होता रहेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है यक्षगना के बारे में। जो यक्षगना है अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है ना, एक क्या है, डांस फॉर्म है। अब ये तो मैंने बता ही दिया। चलो यक्षगना को लेकर वैसे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताओ दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, ये एक ट्रेडिशनल फोल्क डांस फॉर्म है कर्नाटका का। दूसरा, ये जो डांस होता है ना, इसका जो विषय होता है, इसका जो थीम होता है वो रामायण और महाभारत से लिया जाता है। बताओ यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में, एनजीटी को लेकर है। एनजीटी के रेफरेंस में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, एनजीटी बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के तहत। दूसरा स्टेटमेंट, जो इस ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन हैं उनको अपॉइंट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से, हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं वो इसको अपॉइंट करते हैं। क्या ये सही बात है? बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है हमारा फाइंडर डिवाइस के बारे में। जो फाइंडर डिवाइस है ना, ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। ये डिवाइस किसने बनाया है आपको बताना है। ऑप्शन ए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन बी डीआरडीओ, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ फटाफट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर तो सभी को पता होना चाहिए। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है संगीत नाटक अकेडमी के बारे में। संगीत नाटक अकेडमी के रेफरेंस में आपको फिर से 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये इंडिया का प्राइमियर इंस्टीट्यूट है जो कि क्या करता है, म्यूजिक, डांस और ड्रामा को प्रमोट करने का काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट, संगीत नाटक अकेडमी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है वायुलिंक प्लेटफॉर्म के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है। वायुलिंक प्लेटफॉर्म को लेकर फिर से 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों में से कौन सा सही है बताना है। पहला स्टेटमेंट, वायुलिंक प्लेटफॉर्म एक डेटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि क्या करता है, बेस स्टेशन के साथ में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। दूसरा, वायुलिंक प्लेटफॉर्म को किसने डेवलप किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डीआरडीओ ने डेवलप किया है। क्या ये हकीकत है? बताओ यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बात करता है इंडियन पैंगोलिन के बारे में। अभी हमने डिस्कस किया था। तो इंडियन पैंगोलिन को लेकर आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दोनों में से बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, करंट समय पे, आज के समय में जो इंडियन पैंगोलिन का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो इंडियन पैंगोलिन है वो केवल और केवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, इंडियन पैंगोलिन को IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है किस चीज़ के बारे में, एक सेकंड रुक जाओ।
अगला क्वेश्चन बात करता है शिंकुला टनल के बारे में। तो शिंकुला टनल हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। बताओ कौन से स्टेट या कौन सी यूनियन टेरिटरी में यहाँ पर ये टनल स्थित है। ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। बताओ इसका सही आंसर। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है एनईएफटी को लेकर। अभी मैंने आपको एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में पढ़ाया था, याद होगा। तो एनईएफटी दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को लेकर आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, एनईएफटी के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं वो रियल टाइम में हो जाता है और बिना किसी देरी के आराम से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, जो मिनिमम ट्रांसफर है, मतलब कम से कम आप एनईएफटी में जब ट्रांसफर करोगे तो कम से कम 2 लाख रुपए कर सकते हो, 2 लाख रुपए से कम ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ भी नहीं है, बस इतने से क्वेश्चन थे। आई होप गाइज आप लोगों ने यहाँ पर इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। चलो अब फटाफट हम लोग इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे और आप लोग भी यहाँ पर चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं, ठीक है। तो आपसे जो मैंने आखिरी क्वेश्चन पूछा है ना, आखिरी वाले क्वेश्चन के ही आंसर से स्टार्ट करेंगे और सारे आंसर को देखते हुए चलेंगे। तो आखिरी क्वेश्चन में पूछा गया था नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के बारे में। इसको लेकर जो दोनों स्टेटमेंट है कौन सा सही है। इसमें दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था कि जो एनईएफटी है ना, इसका जो ट्रांसफर है या फिर ट्रांजैक्शन है वो रियल टाइम में नहीं होता है, यहाँ पे कुछ समय लगता है। रियल टाइम मतलब एक्चुअल टाइम में होना, वो आरटीजीएस में होता है, ठीक है ना। बट एनईएफटी में ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना, इस वजह से ये पहला गलत है। दूसरा, जो मिनिमम ट्रांसफर है एनईएफटी में वो 1 रुपया है, मतलब 1 रुपया भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे बोला गया 2 लाख रुपए, तो ये भी गलत हो जाता है। तो नीदर 1 नर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सिंपल सा था, शिंकुला टनल कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो शिंकुला टनल आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा, जिसको लेकर रिसेंटली एक अप्रूवल दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंडियन पैंगोलिन को लेकर। इंडियन पैंगोलिन को लेकर जो दोनों स्टेटमेंट है कौन सा सही है। वैसे बता दूं दोनों के दोनों गलत हैं। क्यों? पहला वाला गलत क्यों है? क्योंकि पहला वाला बोलता है कि जो इंडियन पैंगोलिन है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है केवल। ऐसा तो नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था, हिमालय के सदर्न रीजन में पाया जाता है। एग्जैक्टली ये बात डायरेक्टली लिखी हुई थी या नहीं लिखी हुई थी? कहाँ पे लिखी हुई थी मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, ये जो इंडियन पैंगोलिन है, मैनिस क्रेसिकेटेटा इसका साइंटिफिक नेम है, ये हिमालय के सदर्न रीजन में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था ना, बताया था, ठीक है। तो ये हमारा जो इसका सही उत्तर है वो क्या होगा, नीदर 1 नर 2, क्योंकि पहला तो गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, क्योंकि आईयूसीएन लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, ना ही वल्नरेबल कैटेगरी में, ठीक है। तो दैट इज वाई नीदर 1 नर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया वायुलिंक प्लेटफॉर्म को लेकर। तो वायुलिंक प्लेटफॉर्म को लेकर दोनों स्टेटमेंट दिए गए, कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, ये एक डेटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह काम करता है, जो हमारा बेस स्टेशन उसको पायलट के साथ में कनेक्ट करने का काम करता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है, बिल्कुल गलत बात है। क्यों? डीआरडीओ ने नहीं डेवलप किया, इसको इंडियन एयरफोर्स ने बनाया है, इंडिजीनियस तरीका है ये। तो ऑप्शन ए केवल सही है, यानी कि 1 ओनली हमारा करेक्ट है, बाकी दूसरा वाला गलत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर आपसे संगीत नाटक अकेडमी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। इसको लेकर जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं बताओ कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि म्यूजिक, ड्रामा, डांस को प्रमोट करता है, बिल्कुल सही बात है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है, ये भी सही बात है। तो इस वजह से ऑप्शन सी हमारा बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया फाइंडर डिवाइस के बारे में। जो फाइंडर नाम का डिवाइस है वो हाल ही में डेवलप किया गया है, कौन सी बॉडी के थ्रू ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नासा ने यहाँ पर इसको डेवलप किया है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एनजीटी को लेकर, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को लेकर। तो इसको लेकर पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इस बॉडी को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के तहत बनाया गया है, ये सही बात है। दूसरा, इसके जो ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाता है। वैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करते हैं, कौन करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में कंसल्टेशन करने के बाद में, ठीक है ना। तो आपको पता होगा, तो ऑप्शन 1 जो है हमारा वो सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया यक्षगाना के बारे में। तो यक्षगाना क्या है? पहला, एक ट्रेडिशनल फोक डांस फॉर्म है कर्नाटक का, सही बात है। प्लस इसकी जो थीम होता है, जो विषय होता है डांस का, वो रामायण और महाभारत की जो स्टोरी है वो यहाँ पर समझाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर ये थे आज के हमारे के सारे प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस, और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी वीडियो से। बाकी आने वाले समय में इस वीडियो में मैं और भी आर्टिकल्स को ऐड करने वाला हूँ, जैसे कि जो एडिटोरियल्स है ना उनको थोड़ा सा और यहाँ पे ऐड किया जाएगा, ताकि आपके जो छोटे आर्टिकल्स हैं प्लस एडिटोरियल्स उनको और अच्छे से कवरेज मिले। क्वेश्चन आपको मिल ही रहे हैं डेली बेसिस पर,
और आई होप गाइज आप लोग यहाँ पर पूरी तरह से इस वीडियो का फ़ायदा उठा रहे होंगे। बाकी थोड़ी देर में द हिंदू का वीडियो आएगा, उसको भी देख लेना। तो द हिंदू के लिए थोड़ा सा वेट कर लिया करो यार, क्योंकि वो न्यूज़पेपर ही मॉर्निंग में 6 बजे आ रहा है, 6 बजे आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा समय लग जाता है। मैं अपनी कोशिश पूरी करता हूँ उसको टाइम पर लाने की, बट आपको खुद सोचना होगा 6 बजे जब आता है ना तो 2-2.5 घंटे लग रहे हैं पढ़ने में, थंबनेल बनाने में आधा घंटा लग जा रहा है, बहुत सारे और भी काम है आधा घंटा 3-4 घंटे लग जाते हैं, फिर रिकॉर्ड करने में, रिकॉर्ड करना सबसे मेन है। 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करने में लगभग 1 घंटा 15, 1 घंटा 20 मिनट लग जाता है ना। तो ये यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, बस उसकी वजह से द हिंदू लेट चला है। बाकी मैं अपनी कोशिश करता रहूँगा टाइम पर लेकर आते रहें। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।